बायोटेक्नोलॉजी आप सभी ने सुना ही होगा। बायोटेक्नोलॉजी को माना जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी। इसी से रिलेटेड टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो सफर जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टार्ट होता है वो बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट होता है। तो आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो तथ्य है उसको डिस्कस करेंगे और यहीं से स्टार्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आज हम देखने वाले हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में। तो रिसेंटली अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने ग्रीन नोट दिया है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए, जो है किसानों को एक हरी झंडी यहाँ पर मिल गई है। ये 2002 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो बीटी कॉटन को सबसे पहले हरी झंडी दी गई थी। उसके बाद इंडिया में 90% तक जो कल्टीवेशन हो रहा है बीटी कॉटन का हो रहा है। उसके बाद 2009 में कंट्रोवर्सी चली थी बीटी ब्रिंजल्स के बारे में। आप सभी जानते होंगे उस समय पे जो हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे जयराम रमेश जी थे। तो उसके बाद उन्होंने उसको जो है वहां पे मोरेटोरियम लगाना पड़ा। तो एक कंट्रोवर्सी चली थी क्योंकि साइंटिस्ट जो कम्युनिटी थी वो आपस में डिवाइड हो गई थी उसके यूज को लेकर के, कंसिक्वेंसेज को लेकर के कि क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। तो उसके बाद यह फर्स्ट टाइम अब ये जो जीएम मस्टर्ड जो क्रॉप है उसको हरी झंडी मिली है। तो आज हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। मैं रोहित मंडान आपके साथ ये आर्टिकल जो है पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीटी और मेंस के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से टेकल कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप देखोगे जो टर्मिनोलॉजी है मेन वो हमारी है जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है उसको बारे में बात करेंगे, जीईएसी। ठीक है, फिर हम देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मस्टर्ड, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अदर टर्मिनोलॉजी जैसे अभी जो क्रॉप्स है वो है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है क्योंकि इस जो पीटी के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे वो यही रहते हैं कि जैसे डीएचएम 11 और डीएचएम 12 ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो बहुत सारे क्रॉप्स के 4 क्रॉप्स के नाम देंगे तो आपको टिक करना होगा और आपको जो है अच्छे से 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हाइब्रिड क्रॉप्स क्या होती है। ऐसा क्या हुआ कि जो मस्टर्ड क्रॉप्स उसमें हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा पाया है कि जो मस्टर्ड जो क्रॉप्स का जो फूल होता है, जो फ्लोर होता है, उसमें जो मेल और जो फीमेल्स ऑर्गेन्स होते हैं वो साथ में होते हैं। तो इसलिए जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होना था वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ पोलिनेटिंग होता है। तो वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि इल्ड बढ़ा सके, रेसिस्टेंट करना है क्रॉप्स को, जो कि जो पेस्ट रेसिस्टेंट है उसको लेते। तो फिर हम यहाँ पे जो है हमने जीएम का यूज किया है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का। अब हाइब्रिड क्रॉप्स को देखते हैं। हाइब्रिड क्रॉप क्या होते हैं? हाइब्रिड इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज रिजल्ट ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट पेरेंट्स का। तो 2 डिस्टिंक्ट पेरेंट होंगे, उनका हाइब्रिड हुआ क्रॉस। तो ये क्या हो सकता है? ये नेचुरल भी हो सकता है और इसको आर्टिफिशियली लैब में भी किया जा सकता है। अब देखेंगे जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इज एन ऑर्गेनिज्म विद जेनेटिक मटेरियल दैट इज अल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द पीस ऑफ, मतलब होता क्या है कि जो कोई भी जैसे जीएम मस्टर्ड क्रॉप है, अब मस्टर्ड था, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप थी, अब उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल से डीएनए वो किसी वेक्टर के थ्रू क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी हमें जो मस्टर्ड क्रॉप थी उसकी क्वालिटी बढ़ानी थी, चाहे वो उसकी इल्ड को लेकर के है, चाहे उसके पेस्ट रेसिस्टेंट को हो या ड्रोट रेसिस्टेंट। तो हमें क्या करना है? क्वालिटी। तो मतलब मस्टर्ड को हमें क्या बनाना है? सुपर मस्टर्ड बनाना है, ताकि जो चेंजिंग जो क्लाइमेट सिनेरियो अब हमारे सामने है हम उसको क्या कर सके, कहीं ना कहीं उसको रेसिस्ट कर सके और फूड सिक्योरिटी को कहीं इंश्योर कर सके। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएमओ। जीएमओ 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सिसजेनिक और होता है ट्रांसजेनिक। तो सिसजेनिक में क्या होता है कि हम स्पीसीज के विद इन दी स्पीसीज होगा, जबकि ट्रांसजेनिक में क्या होता है? अक्रॉस दी स्पीसीज फॉरेन पार्टिकल डीएनए जो है ऐड किए जाते हैं। व्हाट जीएमओ क्रॉप्स आर करंटली बीइंग ग्रोन एंड वेयर। तो क्या क्या जो जीएम क्रॉप्स है जो ग्रोन हो रही है वर्ल्ड वाइड, हम देखेंगे तो जीएम क्रॉप्स जो है 28 कंट्रीज में अभी भी जीएम क्रॉप्स ग्रोन हो रही है। आप देखोगे जो 28 कंट्रीज हैं यहाँ पे जीएम क्रॉप्स हो रही है। तो ये माना जाता है कि 179 मिलियन हेक्टेयर्स के अराउंड है, मतलब 10% ऑफ द वर्ल्ड एरेबल जो लैंड है उसमें जीएम क्रॉप्स है। तो इसमें यूएसए, ब्राजील और अर्जेंटीना, और 4th नंबर पे आता है इंडिया। अगर हम बात करते हैं आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो जीएम के। तो इंडिया में तो मेनली अभी कमर्शियल प्रोडक्शन किसका है, ये ध्यान देने वाली बात है, बीटी कॉटन। तो उसके बाद बीटी कॉटन के बाद अब किसका है? जो जीएम मस्टर्ड का है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो जीएम क्रॉप्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई थी? ये यूएसए में हुई थी 1994 में। ठीक है, और उसके बाद जो है टोमेटो की हुआ था। और ये फिर एक जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है 1994 से, और आज ये जर्नी 2020 में हम पहुंचे हैं। तो बहुत सारी जो क्रॉप्स है, 28 क्रॉप जो है 28 कंट्रीज में जो हमारी क्रॉप्स है वो फैल गई है बहुत सारी।
तो जीएम क्रॉप्स को देखेंगे, जीएम क्रॉप्स ग्रोन कमर्शियली इंक्लूडिंग क्या क्या क्रॉप्स है जो जीएम की जिनका कल्टीवेशन हो रहा है। तो आप देखोगे सबसे पहले पोटैटो को देखेंगे जो यूएसए में सबसे ज्यादा है, फिर पंपकिन ये भी यूएसए में, ठीक है, अल्फाल्सा, ठीक है, ओबरगाइन बांग्लादेश में, शुगर बीट यूएसए एंड कनाडा में, पपाइया यूएसए में, चाइना में, ऑयल सीड रैप आप देखोगे, मेज भी है, ठीक है, सोयाबीन्स भी है एंड कॉटन है 15 कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया। तो कॉटन तो इंडिया में भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपको पीटी में कि जो क्रॉप्स है क्या ओनली बीटी कॉटन इज जो है जीएम क्रॉप्स जो उगाई जाती है। तो ये फैक्ट पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी जीएम क्रॉप अभी जिनका कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी क्रॉप्स है जिनका कल्टीवेशन हो रहा है, कि ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के बारे में हम देखते हैं कि बीटी कॉटन का है तो वर्ल्ड वाइड भी खाली बीटी कॉटन का नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी क्रॉप्स है जिनका कल्टीवेशन हो रहा है। अब देखेंगे जीएम क्रॉप हिस्ट्री इन इंडिया, हिस्ट्री क्या रही जीएम क्रॉप्स की। तो सबसे पहले हमने पता है कि जैसे बीटी कॉटन रही, तो ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडिया में है कमर्शियल, ठीक है। तो प्रेजेंटली अगर देखोगे 96% जो इंडिया की कॉटन कल्टीवेशन होती है वो कौन सी है, जीएम है, बीटी कॉटन जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कितना है, 96% है। ना बीटी ब्रिंजल कंट्रोवर्सी, आप सभी ने सुना होगा इस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो बीटी ब्रिंजल कंट्रोवर्सी क्या थी, साइंटिस्ट कम्युनिटी यहाँ पे डिवाइडेड थी कि इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि 2002 में जब बीटी कॉटन को कमर्शियल प्रोडक्शन की हरी झंडी मिली तो उसको माना जाता था कि ये कैश क्रॉप है। बट जब बीटी ब्रिंजल को हरी झंडी जब 2009 में दी गई तो माना गया कि ये कैश क्रॉप ना होकर के फूड क्रॉप्स है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे ऊपर, वुमेन्स के ऊपर हो सकते हैं। तो इसलिए दो एक्सपर्ट कमेटी भी यहाँ पे बिठाई गई और एक्सपर्ट कमेटी का भी ये मानना था कि अभी इसका जब तक कंप्लीटली हम इसके स्टडी ना कर ले तब तक इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करना एक बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ठीक है, डेवास्टेटिंग हो सकता है पूरे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। नाउ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेंगे कि इंडिया में अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो होता है किसी भी क्रॉप का उसके बाद उसको हरी झंडी कौन देता है, क्या लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वर्ल्ड वाइड क्या लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हम उनको देखेंगे दोनों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीबीडी, आपको पता होगा कन्वेंशन टू दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसने इंडिया ने भी इसको रेटिफाइड किया है और इंक्लूडिंग 191 कंट्रीज है जिन्होंने रेटिफाइड किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीबीडी के बारे में आ सकता है कि टोटल 191 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया है। इट इज ओनली ब्रॉड एग्रीमेंट है ऑन बायोडाइवर्सिटी विच एम्स टू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फॉर इट्स सस्टेनेबल यूज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे उनके यूज करने से क्या उनका जो रिसोर्सेज का यूज होगा तो जो हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उनको उनका बेनिफिट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है वर्ल्ड वाइड एक ये कन्वेंशन जो है अडॉप्ट थी। इस कन्वेंशन से दो प्रोटोकॉल इसमें अडॉप्ट की गई फर्दर। तो दो प्रोटोकॉल क्या थी, तो सबसे पहली है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल में क्या हुआ, ऑन बायोसेफ्टी टू दी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर मान लिया हम जीएम क्रॉप्स का यूज कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनका अगर यूज कर रहे हैं तो क्या वो बायो सेफली होंगे, क्या वो हमारे लिए कितना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कितना सेफ होंगे, वो उस पर ये जो है कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स को लेकर के आया गया कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो यूज कर रहे हैं उनको किस तरीके से किया जाएगा, क्या उनके लिए फ्रेमवर्क रहेंगे। तो जो नेशनल कंट्रीज होंगे वो अपने नेशनल लॉ कैसे बनाएंगे वो सब यहाँ पे डिसाइड हुए। अच्छा, क्या आपको पता है कार्टाजीना है क्या, कार्टाजीना सिटी है, इट इज सिटी इन कोलंबिया ना। तो यहाँ पे ये क्योंकि जो सीबीडी हुई थी उसकी एक यहाँ पे कोप हुई थी, तो उस कोप में जो सिटी में हुई थी उसी के नाम से प्रोटोकॉल का नाम, जैसे अभी ग्लासगो में समिट हुआ तो ग्लासगो क्लाइमेट समिट हम जैसे बोलते हैं, या ग्लासगो क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स या कोई भी पैक्ट है, जैसे पेरिस में हुआ था तो पेरिस पैक्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रोटोकॉल यहाँ पे अडॉप्ट हुई उसको हम कार्टाजीना प्रोटोकॉल बोलते हैं। दूसरी प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है
वो है नगोया, ये जापान में पड़ती है सिटी, तो यहाँ पे इसको नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया जो प्रोटोकॉल थी, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग। तो जो भी आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, तो उनका जो यूजेस होगा रिसोर्सेज का, उनका फेयर एंड इक्विटेबल होगा कि नहीं होगा, वो सब इसी ट्रीटी और इसी प्रोटोकॉल के हिसाब से डिसाइड होते हैं। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड जीईएसी, ठीक है, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंडिया में है, उनके लिए जो अप्रेज करता है, उनकी जो उनके ऊपर जो पूरा सर्वेलेंस होता है, वो कौन करता है, जीईएसी करती है। अब ये जो जीईसी है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये 1986 के अंदर जो है कमेटी बनाई गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि जीईएसी किसके अंदर है, तो हमें लगता है कई बार कि जो ये बायोडायवर्सिटी एक्ट के अंदर होगा, पर ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, अपेक्स बॉडी है फॉर द अप्रूवल ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द लार्ज स्केल यूज ऑफ द हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द एनवायरमेंटल एंगल। तो ये एनवायरमेंटल एंगल चेक करते हैं कि अगर मान लिया कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, तो उनके का कोई इकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है उनके, वो सब एंगल चेक करते हैं, उसके बाद ये उसको प्रपोजल देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी constituted under the rules of the manufacturers use import and export and storage and hazardous microorganism, okay, cells, ठीक है, तो नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है। Now it is directly monitor and supervise the scientific research on the genetic modifications of the crop plant। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब देखेंगे जो हमारा नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ये जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, ये जीईएसी से इसका क्या फंक्शन है और कैसे अलग है। तो जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो किस एक्ट के अंदर बनती है, वो बनती है हमारी बायोडायवर्सिटी नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 के थ्रू बनती है। ये क्या करती है, ये एक्ट एज ए फैसिलिटेटिंग द रेगुलेटिंग एंड एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये क्या करती है, रेगुलेट करती है और एडवाइजरी करती है। और जीईएसी क्या करती है, उसको सुपरवाइज करती है, मॉनिटर्स करती है। तो ये मॉनिटर सुपरवाइज नहीं करेगी, ये ब्रॉड वे में काम करती है, बट जीईएसी क्या होता है, बहुत ही क्लोजली आपको मॉनिटर्स करेगी उस एक्टिविटीज को, उनका क्लियरेंस देगी, उनकी चेक करेगी उनको कंप्लीटली। साइंटिस्ट जो कम्युनिटी होगी उनके साथ डिस्कशंस करेगी कि इसके क्या क्या एनवायरमेंटल एंगल से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या इसके यूज होंगे, क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, बट ये ब्रॉडर वे में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रूल्स बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे कि क्या किस तरीके से काम होगा। तो कंसिक्वेंसेज ऑफ द जीएम क्रॉप्स, ये एक हम केस स्टडी पढ़ेंगे, इससे हम कंसिक्वेंसेज को समझने की कोशिश भी करेंगे। ये इरिस में क्या हुआ था, एक बार इरिस पोटैटो फेमाइन के ऊपर है, ये लिख देता हूं, इरिस पोटैटो फेमाइन। अब हुआ क्या है कि जैसे रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, माना जाता है कि जो जीएम क्रॉप्स है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करेंगे, ठीक है। अगर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करेंगे तो इससे हम कैसे समझे कि इससे जो कंसिक्वेंसेज होगा, फूड क्राइसिस कैसे आ सकती है। आप देखिए यहाँ पे जो जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, ये हर किसी के ऊपर अप्लाई होगा। अगर पोटैटो की वेराइटी आप चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई इन्फेक्शन है, ये पेस्ट है, इस पेस्ट ने अटैक किया, तो इस पेस्ट ने अटैक किया तो इस पेस्ट ने किसी पर्टिकुलर जो जेनेटिक जो मेकअप होगा उस पर अटैक किया होगा। मान लिया इसने इस पे अटैक किया तो ये इसी को डिजीज करेगा। अब इस वैरायटी को डिजीज किया तो बाकी जो वैरायटी है 3 वो बच गए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो वल्नरेबिलिटी थी वो कम हो गई कहीं ना कहीं। तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी को कम करती है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जैसे लायन है। अगर हम लायन को देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में जो लायन है उनका हमें क्या कहते, रिवाइवल की हुआ है अभी पॉपुलेशन का। तो गिर नेशनल फॉरेस्ट पार्क में अभी ये मिल रही है जो लायन पॉपुलेशन है। बट क्या हो रहा है कि जेनेटिक वैरायटी बहुत ही कम हो गई। तो अगर किसी भी जो उसने डिजीज ने अटैक किया तो कंप्लीट पॉपुलेशन जो है वाइप आउट हो सकती है। तो इसी तरीके से माना जाता है कि अगर जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशन होगा वो अगर उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पर्टिकुलर जो आपकी वैरायटी है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी। तो इसी से क्या हुआ था, इरिस में पोटैटो फेमाइन भी आई थी, बहुत ही डेवास्टेटिंग ये फेमाइन थी। तो इसी से हमने समझाया कि जो हमारा आर्टिकल था
हमने उसको समझा कि जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म है, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, हमने समझा कि जीएम मस्टर्ड क्रॉप्स है, हमने इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी को भी समझा कि साइंटिस्ट कम्युनिटी कैसे आपस में डिवाइडेड थी और क्या क्या पीटी और मेंस के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो भी हमने देखा कि क्या फ्यूचर किस चीज पे डिसाइड होता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।